आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि चेंजेस क्या होते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में चेंजेस को कहाँ-कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे और इन दोनों के ही कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे केमिकल चेंज के दौरान नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कंबस्शन क्या होता है और कंबस्शन रिएक्शन के होने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चेंजेस के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम कुछ स्लोली अकरिंग नेचुरल चेंजेस जैसे कि वेदरिंग और इरोजन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जब भी हम यह देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस के शेप, साइज, कलर, स्टेट या प्रॉपर्टीज में समय के साथ कुछ डिफरेंस आ गया है, तो हम ये कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस में चेंजेस आ गए हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने चारों तरफ अलग-अलग चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि आइस का मेल्ट होना। जब आइस मेल्ट होती है, तो वाटर अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आइस का मेल्ट होना एक तरह का चेंज है। इसी तरह से फ्लावर्स का ब्लूम होना भी एक तरह का चेंज है, क्योंकि जब फ्लावर बड की फॉर्म में होता है, तो उसका शेप कुछ अलग होता है और जब वो ब्लूम करता है, खिलता है, तो उसका शेप कुछ अलग हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि फ्लावर्स का ब्लूम होना भी एक तरह का चेंज है। इसी तरह से जब फ्रूट्स पकते हैं तब भी यह एक तरह का चेंज होता है, क्योंकि पकने के बाद फ्रूट्स ज़्यादा मीठे हो जाते हैं और और ज़्यादा सॉफ्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि फ्रूट्स का पकना एक तरह का चेंज होता है। इसी तरह से वाटर का वार्म होना भी एक तरह का चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर के टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। टेम्परेचर सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है। अब क्योंकि प्रॉपर्टी में चेंज आया है, तो हम ये कहते हैं कि वाटर का वार्म होना भी एक तरह का चेंज है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी हम यह देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, कलर, स्टेट या प्रॉपर्टीज में समय के साथ कुछ डिफरेंस आ गया है, तो हम ये कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस में चेंजेस आ गए हैं। इन चेंजेस को हम अपनी सेंसेस के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं। फर्स्ट है साइट, जिसका मतलब होता है देखना। सेकंड है स्मेल, जिसका मतलब होता है सूंघना। थर्ड है टच, जिसका मतलब होता है स्पर्श करना। फोर्थ है टेस्ट, जिसका मतलब होता है स्वाद लेना। और फिफ्थ है हियरिंग, जिसका मतलब होता है सुनना। तो हम अपनी इन 5 सेंसेस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत तरह के चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। इन चेंजेस को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस और दूसरे को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। अब हम इन दोनों के बारे में एक-एक करके डिस्कशन करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस होता है। जब हम यह देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में समय के साथ कुछ डिफरेंस आ गया है, तो हम ये कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में फिजिकल चेंजेस आ गए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज या उसके स्टेट में चेंजेस आना। तो दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब हम यह देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज या उसकी स्टेट में समय के साथ कुछ डिफरेंस आ गया है, तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। फिजिकल चेंजेस के दौरान कोई भी नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता। जो इनिशियल सब्सटेंस होता है, बाद में भी सब्सटेंस का जो नेचर होता है वो वैसा ही रहता है। जैसे कि जब आइस मेल्ट होता है, तो वाटर अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर वाटर ने अपना स्टेट तो चेंज कर लिया, लेकिन वाटर जो सब्सटेंस है वाटर, वो वाटर ही है। आइस की फॉर्म में भी वो H2O ही था, वाटर ही था और लिक्विड स्टेट में भी वो H2O ही है, वाटर ही है। तो इसीलिए इस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। बहुत सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, परंतु बहुत सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जब आइस मेल्ट होता है, तो अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है।
यहाँ पर जब वाटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो हम उस लिक्विड वाटर को दोबारा से रीफ्रीज़ करके आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि आइस का मेल्ट होना एक रिवर्सिबल फिज़िकल चेंज होता है। इसी तरह से जब हम पेपर को फ़ोल्ड करते हैं तो उसके शेप और साइज़ में चेंजेज़ आते हैं। यह भी एक तरह का फ़िज़िकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ, केवल जो हमारा ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, यानी कि शेप, साइज़ और स्टेट में चेंजेज़ आए हैं। इसी तरह से जब हम किसी बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, फुलाते हैं, तो उसके शेप और साइज़ में चेंजेज़ आते हैं। लेकिन हमारे पास कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसीलिए इन्फ्लेटिंग ऑफ बैलून भी एक फ़िज़िकल चेंज होता है। जैसा कि अभी हमने एक रिवर्सिबल चेंज के बारे में डिस्कस किया था, जो कि मेल्टिंग ऑफ आइस है, लेकिन कुछ फ़िज़िकल चेंजेज़ ऐसे भी होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते। जैसे कि जब हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं, तो उनके शेप और साइज़ में चेंजेज़ आ जाते हैं कटिंग के बाद। लेकिन जब ये वेजिटेबल्स कट हो जाते हैं, तो हम दोबारा से इनिशियल वेजिटेबल को ऑब्टेन नहीं कर सकते, यानी कि उसकी शेप और साइज़ को वापस से वैसा नहीं कर सकते, जैसा कि वो वेजिटेबल कटने से पहले था। इसीलिए इस तरह के फ़िज़िकल चेंजेज़ को हम इर्रिवर्सिबल फ़िज़िकल चेंजेज़ कहते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकल चेंजेज़ क्या होते हैं। ऐसे चेंजेज़ जिसमें कि एक या एक से अधिक नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे चेंजेज़ को हम केमिकल चेंजेज़ कहते हैं। ये जो नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहे होते हैं। ज़्यादातर केमिकल चेंजेज़ इर्रिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब एक बार किसी ऑब्जेक्ट में या सब्सटेंस में केमिकल चेंज आ जाता है, तो वो वापस से अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौटता। मतलब कि नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं और हमें इनिशियल सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं हो पाता। कभी-कभी कुछ परिस्थितियों में कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल हो जाते हैं, यानी कि हमें जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस है वो ऑब्टेन हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में केमिकल चेंजेज़ इर्रिवर्सिबल होते हैं और हम कभी भी इनिशियल सब्सटेंस को ऑब्टेन नहीं कर पाते। इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग फूड। इन तीनों ही केसेज़ में, जैसे कि अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ वुड की, तो इसमें वुड में मौजूद कार्बन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फ़ॉर्म करता है। अब क्योंकि एक नया सब्सटेंस फ़ॉर्म हुआ, इसीलिए हम बर्निंग ऑफ वुड को एक केमिकल चेंज कहते हैं। इसी तरह से जब आयरन की रस्टिंग होती है, तो आयरन के ऊपर मौजूद जो उसकी टॉप लेयर होती है, वो हवा में मौजूद वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड फ़ॉर्म करती है। अब ये जो आयरन ऑक्साइड है, ये एक नया केमिकल सब्सटेंस है, इसीलिए हम रस्टिंग ऑफ आयरन को एक केमिकल चेंज कहते हैं। इसी तरह से जब हम फूड को कुक करते हैं, तो उसके अंदर भी केमिकल चेंजेज़ आते हैं और इसीलिए कुकिंग ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज का ही एग्ज़ाम्पल है। अभी हमने केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कशन किया और यह जाना कि केमिकल चेंजेस उन चेंजेस को कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक नए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम केमिकल चेंजेस को कुछ एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करेंगे। दिए हुए इस डायग्राम में 2 स्टूडेंट्स हैं और दोनों के पास एक-एक ग्लास टम्बलर है। लेफ्ट वाले ग्लास टम्बलर को ए मार्क किया हुआ है और राइट वाले ग्लास टम्बलर को बी मार्क किया हुआ है। ग्लास टम्बलर ए में टैप वाटर लिया गया है, करीब 1/4 ऑफ द ग्लास टम्बलर, और ग्लास टम्बलर बी में लाइम वाटर लिया गया है, करीब 1/4 ऑफ द ग्लास टम्बलर। जो फर्स्ट स्टूडेंट है, वो एक स्ट्रॉ के द्वारा एक्सहेल करता है, यानी कि एयर ब्लो करता है ग्लास टम्बलर ए के अंदर, और इसी तरह से जो सेकंड स्टूडेंट है, वो भी ग्लास टम्बलर बी के अंदर एक स्ट्रॉ के द्वारा एयर ब्लो करता है, यानी कि एक्सहेल करता है। तो यह देखा जाता है कि ग्लास टम्बलर ए में तो केवल बबल्स प्रोड्यूस हुए और कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें केवल टैप वाटर था। जबकि ग्लास टम्बलर बी के अंदर बबल्स भी प्रोड्यूस हुए और थोड़ी देर में यह देखा गया कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया, यानी कि व्हाइटिश अपीयरेंस इसकी हो गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइम वाटर जब हमारे द्वारा ब्लो किए गए एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। इस रिएक्शन के दौरान वाटर भी फॉर्म होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक इनसॉल्युबल व्हाइट
व्हाइट सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की दिखाई पड़ने लगता है। यदि ग्लास टम्बलर को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाए, तो हम यह देखेंगे कि व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है, वो धीरे-धीरे ग्लास के बॉटम में सेटल कर जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ, इसीलिए हम यह कहते हैं कि जब ग्लास बी में ब्लो करा गया तो लाइम वाटर में एक केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके अंदर एक केमिकल चेंज आया और एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसी अ जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से नया प्रोडक्ट बन रहा होता है और इसी वजह से एक केमिकल चेंज देखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक केमिकल चेंज होता है, तो वो किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है और एक केमिकल रिएक्शन को हम सिंपल वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में भी रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, जो कि उस केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेज़ेंट करने का तरीका होता है। जैसा कि हम इस ऊपर दिए हुए इक्वेशन में देख सकते हैं, यह दिखाता है कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जिसको लाइम वाटर कहा जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है जो कि एक इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस होता है और इस रिएक्शन के दौरान वाटर भी प्रोड्यूस होता है। अब जैसा कि हम इस केमिकल इक्वेशन या वर्ड इक्वेशन के द्वारा देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान नए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। जब हम विनेगर में बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, तो एक फिज़िंग साउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। यह भी एक केमिकल चेंज का एग्ज़ाम्पल है। यदि हम प्रोड्यूस्ड हुई गैस को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कर दें, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, जो इस बात को कन्फर्म कर देगा कि जो गैस इस केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। इसको हम लाइम वाटर टेस्ट भी कहते हैं। मतलब कि जब हमें यह कन्फर्म करना होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है या फिर कोई और गैस प्रोड्यूस हुई है, तो हम उस गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं। यदि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो यह इस बात का इंडिकेटिव होता है कि जिस गैस को हमने लाइम वाटर से पास किया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर लेकर के उसमें बेकिंग सोडा को ऐड किया गया है और जब हम ऐसा करते हैं, तो विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू दूसरे टेस्ट ट्यूब में रखे लाइम वाटर के अंदर पास करते हैं, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, जो कन्फर्म कर देता है कि इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस हुई है। जैसा कि हम ऊपर दिए हुए इस केमिकल इक्वेशन में जो कि एक वर्ड इक्वेशन है, इसमें देख सकते हैं कि जब विनेगर बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो विनेगर में बेकिंग सोडा को ऐड करना भी एक केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग भी केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल होता है। जब आयरन हवा में मौजूद मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ लंबे समय तक कांटेक्ट में आता है, तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाती है और आयरन हवा में मौजूद वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। यह भी एक केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कंबस्शन क्या होता है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एक सब्सटेंस हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इस प्रक्रिया के दौरान हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। जिन सब्सटेंसेस में कंबस्शन रिएक्शन देखा जाता है, उन सब्सटेंसेस को कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहा जाता है, जैसे कि वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन एटसेट्रा। ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि हम ऊपर दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन में मौजूद मैग्नीशियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान मैग्नीशियम एक डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और साथ में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करता है।
तो यह भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्ज़ाम्पल है, जिसमें कि एक केमिकल चेंज देखा जाता है। कंबशन रिएक्शन होने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है फ्यूल, जो कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, जो कि बेसिकली कंबशन रिएक्शन को जिसके अंदर कंबशन रिएक्शन होगा। दूसरी चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो है ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हमारा फ्यूल किस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा? तो इसलिए हमें फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों की ही आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है वो है हीट। जब भी हमें किसी सब्सटेंस को बर्न करना होता है, तो उसे एक मिनिमम टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। जब उस फ्यूल का या उस सब्सटेंस का टेम्परेचर उस मिनिमम टेम्परेचर तक पहुँच जाता है, जहाँ पर वह आग पकड़ लेता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगता है, यानी कि कंबशन रिएक्शन शो करने लगता है, तो ऐसे मिनिमम टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ तक हमें किसी सब्सटेंस को हीट करना पड़ता है, ताकि वह आग पकड़ ले और हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगे। अब तक हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के सेपरेट एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। अब हम एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करेंगे जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों ही साथ-साथ देखे जाते हैं। अ, ऐसे ऐसे चेंज का एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं, तो जब विक जल रही होती है, फ्लेम बन रहा होता है, तो उस फ्लेम के नीचे मौजूद कैंडल का जो वैक्स होता है वो मेल्ट होता है, और जब ये मेल्ट हो जाता है, तो इस मोल्टन वैक्स का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ गिर जाता है और ठंडा होकर के फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है। जबकि इस मोल्टन वैक्स का कुछ हिस्सा विक के थ्रू ऊपर उठता है, और जब ये ऊपर उठ जाता है तो जलती हुई फ्लेम की गर्मी लेकर के वेपराइज़ हो जाता है। अब तक हमने जिस प्रोसेसेस की बात की, जिसमें कि वे इनिशियली वैक्स हीट लेकर के मेल्ट होता है, और उसके बाद जब इस मोल्टन वैक्स का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ गिरता है, तो वो ठंडा होकर के सॉलिडिफाई हो जाता है। इसके विपरीत इस मोल्टन वैक्स का कुछ हिस्सा विक के द्वारा ऊपर की ओर उठता है, और गर्मी और फ्लेम की गर्मी से वेपराइज़ हो जाता है। ये सभी जो चेंजेज़ हुए, ये सभी फिज़िकल चेंजेज़ के एग्ज़ाम्पल हैं। इसमें जब वैक्स मेल्ट हुई, तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुई, तो यहाँ पे सिर्फ़ उसका स्टेट चेंज हुआ, ये एक फिज़िकल चेंज था। जब इस मोल्टन वैक्स का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ गिरा, तो वो धीरे-धीरे ठंडा होकर के दोबारा से सॉलिडिफ़ाई हो गया। तो यहाँ पर भी एक मोल्टन वैक्स जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो ये एक फिज़िकल चेंज था। और जो मोल्टन वैक्स का कुछ हिस्सा विक के थ्रू ऊपर की ओर उठता है, और फिर फ्लेम की गर्मी से वेपराइज़ हो जाता है, तो यहाँ पर भी जो लिक्विड वैक्स है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो यह भी एक फिज़िकल चेंज का एग्ज़ाम्पल है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये वेपराइज़्ड वैक्स जब ये वेपराइज़्ड वैक्स और गर्म होता है, तो यह बर्न करने लगता है, जलने लगता है, और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो वैक्स के अंदर कार्बन होती है और हवा के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो ये हवा के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो जब ये वेपराइज़्ड वैक्स बर्न कर रही होती है, जल रही होती है, तो यह एक केमिकल चेंज का एग्ज़ाम्पल है। तो हम देख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों साथ-साथ देखे जाते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि रिवर्सिबल चेंजेज़ क्या होते हैं और इर्रिवर्सिबल चेंजेज़ क्या होते हैं, और इनमें क्या डिफ़रेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल चेंजेज़ के बारे में। रिवर्सिबल चेंजेज़ हम उन चेंजेज़ को कहते हैं जिसमें कि हम चेंजेज़ को रिवर्स करके इनिशियल सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, तो लिक्विड वाटर ऑब्टेन होता है। इस लिक्विड वाटर को हम दोबारा से रीफ्रीज़ करके
आइस ऑब्टेन कर सकते हैं। इसीलिए मेल्टिंग ऑफ आइस एक रिवर्सिबल चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर हम इनिशियल सब्सटेंस जो कि आइस होता है, उसको दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं प्रक्रिया को रिवर्स करके। इसी तरह से इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन भी रिवर्स चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, तो बॉईल होने के बाद वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, परंतु हम इस वाटर वेपर को दोबारा से कंडेंस करके लिक्विड वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। इसीलिए इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक रिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। इर्रिवर्सिबल चेंजेस हम उन चेंजेस को कहते हैं जिसमें कि हम चेंजेस को रिवर्स करके वापस से इनिशियल सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल्स हैं बर्निंग पेपर, कुकिंग फूड और रस्टिंग। जब हम एक पेपर को बर्न करते हैं तो पेपर में मौजूद कार्बन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। अब हमारे पास कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं होती कि हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिवर्स करके पेपर में कन्वर्ट कर दें। इसीलिए यह एक इर्रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। इसी तरह से जब हम फूड को कुक कर देते हैं तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं और हम इन केमिकल चेंजेस को रिवर्स करके दोबारा से रॉ फूड यानी कि कच्चा फूड ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसीलिए कुकिंग ऑफ फूड भी एक इर्रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक इर्रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल होता है। जब आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट फॉर्म करता है जो कि आयरन ऑक्साइड होता है, तो हमारे पास ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है कि हम इस आयरन ऑक्साइड को वापस से आयरन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर सकें। इसीलिए रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक इर्रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल होता है। रिवर्सिबल एंड इर्रिवर्सिबल चेंजेस के अलावा हम चेंजेस को डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस की तरह भी क्लासिफाई करते हैं। डिजायरेबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि ये चेंजेस एग्जिस्ट करें। डिजायरेबल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं कुकिंग ऑफ फूड एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जब हम फूड को कुक करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से फूड ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसे केमिकल चेंजेस एग्जिस्ट करें और इसीलिए कुकिंग ऑफ फूड एक डिजायरेबल चेंज होता है। इसी तरह से जब फ्रूट्स पकते हैं तो वो ज़्यादा मीठे, सॉफ्ट और स्वादिष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के दौरान जो फ्रूट के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं वो एग्ज़िस्ट करें और इसीलिए राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एक डिज़ायरेबल चेंज होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि ये चेंजेस एग्ज़िस्ट ना करें। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड। जब आयरन अ, हवा में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में काफ़ी लंबे समय तक आता है, तो उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से आयरन वीक हो जाता है और ख़राब हो जाता है। इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन एक ऐसा केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से आयरन ख़राब हो जाता है और बहुत सारे पैसों का नुकसान हो जाता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आयरन रस्ट ना करे। इसीलिए रस्टिंग ऑफ आयरन एक अनडिज़ायरेबल चेंज होता है। इसी तरह से जब हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि वो स्पॉइल हो, परंतु वो फिर भी स्पॉइल हो जाता है। इसीलिए स्पॉइलेज ऑफ फूड एक अनडिज़ायरेबल चेंज होता है। डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस के अलावा कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो कि एक परिस्थिति में तो अनडिज़ायरेबल होते हैं, लेकिन दूसरी परिस्थिति में वही चेंजेस डिज़ायरेबल चेंजेस बन जाते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हम नहीं चाहते कि हमारा फूड स्पॉइल हो, तो यह एक अनडिज़ायरेबल चेंज होता है। लेकिन जब वेस्ट फूड डिकम्पोज़ होकर के कंपोस्ट यानी कि खाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसका इस्तेमाल करके हम मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। तो फूड में होने वाला यह डिकम्पोज़िशन प्रोसेस एक डिज़ायरेबल चेंज बन जाता है। तो यहाँ पर हमने यह भी देखा कि कुछ चेंजेज़ ऐसे भी होते हैं, जो कि एक स्थिति में तो अनडिज़ायरेबल होते हैं, परंतु दूसरी स्थिति में वही चेंजेज़ डिज़ायरेबल चेंजेज़ बन जाते हैं। अब हम नेचर में होने वाले कुछ स्लो नेचुरल चेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेचर में एग्जिस्ट करने वाला एक स्लो नेचुरल चेंज होता है जिसे हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब होता है कि बड़ी-बड़ी चट्टानें टूट कर के छोटे-छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सेडिमेंट्स का मतलब होता है रॉक्स के स्मॉल स्मॉल पीसेस जैसे कि सैंड, सॉइल और स्मॉल पेबल्स।
अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये बड़े-बड़े रॉक्स छोटे-छोटे पीसेज़ में टूटते ही क्यों हैं? ऐसा 2 रीज़न्स की वजह से होता है। पहला रीज़न है फिज़िकल चेंज और दूसरा रीज़न है केमिकल चेंज। जब क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, मतलब कि कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और अचानक से कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में रॉक्स का सडन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से बड़े-बड़े रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं। अ, और इस वजह से भी रॉक्स टूट जाती हैं। तो मतलब टेम्परेचर में होने वाला वेरिएशन भी रॉक्स बड़े-बड़े रॉक्स के टूटने का एक रीज़न होता है। इसके अलावा जब रॉक्स पर ग्रो करने वाले प्लांट्स के रूट्स रॉक्स के क्रैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डीप में ग्रो कर जाते हैं, तो इसकी वजह से भी रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं और बड़े-बड़े रॉक्स टूट जाते हैं। इसके अलावा रॉक्स के क्रैक्स में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और जब कभी ठंड के समय में यह पानी जम जाता है, तो जमने के बाद ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है और हम जानते हैं कि जब एक गिवन अमाउंट का वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वो एक्सपैंड होता है। अ, तो इस एक्सपेंशन की वजह से रॉक्स के क्रैक्स और भी बड़े हो जाते हैं और रॉक्स टूट जाते हैं। तो ये तो वो फिज़िकल चेंजेज़ हैं जिनकी वज़ह से बड़े-बड़े रॉक्स टूट जाते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल चेंजेज़ भी होते हैं जिसकी वज़ह से रॉक्स टूट जाते हैं। जैसा कि जैसा कि जब रॉक्स बहुत लंबे समय तक वाटर और एयर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो वाटर और एयर में मौजूद केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके इनके अंदर कुछ केमिकल चेंजेज़ आ जाते हैं और इस वज़ह से भी रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है, रॉक्स टूट जाते हैं। जैसे कि एक ब्लैक कलर का रॉक होता है जिसे हम बेसाल्ट बोलते हैं। जब यह इस बेसाल्ट के अंदर आयरन होता है। जब यह ब्लैक कलर का बेसाल्ट लंबे समय तक एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है, तो यह रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है और इस वजह से बेसाल्ट रॉक ब्रेक डाउन हो जाता है और सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से, तो ये बेसिकली केमिकल चेंजेस थे जिसकी वजह से बड़े-बड़े रॉक्स टूट जाते हैं। जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से सेडिमेंट्स बन जाते हैं, सेडिमेंट्स का मतलब होता है बड़े-बड़े रॉक्स के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े बन जाना। ये टुकड़े सैंड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉइल की फॉर्म में भी हो सकते हैं और स्मॉल पेबल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जब इन सेडिमेंट्स को कुछ नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड या फिर वाटर फ्लो के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को इरोजन कहते हैं। मतलब कि जब ये सेडिमेंट्स को हवा या फिर पानी बहा करके एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती है, तो इस प्रक्रिया को इरोजन कहते हैं और इस प्रक्रिया में ये जो रॉक के छोटे-छोटे पीसेस होते हैं, ये और भी ज़्यादा बारीक पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब बहता हुआ पानी किसी ऐसी जगह पर पहुँचता है, जहाँ पर कि पानी का जो फ्लो है वो बहुत स्लो होता है, तो वहाँ पर ये जो रॉक के पीसेस होते हैं, ये तब तक ये और भी ज़्यादा बारीक पीसेस में फाइन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और पानी की गति स्लो होने की वजह से ये उसी जगह पर इकट्ठे होने लगते हैं और इनको हम ये देखते हैं कि कई बार मतलब लेक्स होते हैं उनके सरफेस पर जो हमें रेत दिखती है, वो इरोजन की वजह से ही फ़ॉर्म होती है या फिर जो ओशियन्स होते हैं, उनके सरफेसेस पर जो रेत होती है, वो भी इरोजन की वजह से ही फ़ॉर्म हुई होती है। इसी तरह से हवा भी सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ा कर के ले जाती है और इस प्रक्रिया के अंदर भी ये जो रॉक्स के पीसेस होते हैं, ये और भी ज़्यादा बारीक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं और जहाँ पर हवा शांत होती है, वहाँ पर ये सेटल हो जाते हैं। तो इस तरह से भी फाइन सैंड या फिर सॉइल का निर्माण होता है। तो एक तो सॉइल फॉर्म होती है वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से। यह सॉइल इतनी बारीक नहीं होती और इतनी उपजाऊ भी नहीं होती, लेकिन जो इरोजन की वजह से धीरे-धीरे करके जो बहते हुए पानी और हवा की वजह से जो ये सेडिमेंट्स हैं, ये और ज़्यादा ब्रेक डाउन होकर के फाइन सॉइल में और फाइन सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वह सॉइल होता है जो हमें प्लेन्स में दिखाई पड़ता है। जब डीप ओशियंस में
सेडिमेंट्स पानी के स्लो फ्लो की वजह से और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते और वहीं पर सरफेस पर कलेक्ट होने लगते हैं। तो धीरे-धीरे हज़ारों सालों में ये सेडिमेंट्स वापस से एक दूसरे के साथ जुड़ करके नए रॉक्स का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि नेचर में ये स्लो चेंजेज़ होते हैं जिसकी वजह से सॉइल फॉर्म होती है, मतलब बड़े-बड़े रॉक्स टूट कर के सॉइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये जो सेडिमेंट्स होते हैं जो कि ओशियंस के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, ये सेडिमेंट्स धीरे-धीरे हज़ारों सालों में फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ कर के नए रॉक्स का निर्माण कर देते हैं। लेकिन क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय की होती है, इसीलिए इन्हें हम रिवर्सिबल चेंजेज़ में काउंट नहीं करते। ये इरिवर्सिबल चेंजेज़ होती हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि चेंजेस हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं जो हमें हर जगह दिखाई पड़ते हैं। चेंजेस 2 तरह के होते हैं, फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि केमिकल चेंजेस में एक या एक से अधिक नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। हमने चेंजेस को रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस में क्लासिफ़ाई करना सीखा और यह भी जाना कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, डिज़ायरेबल चेंज क्या होता है और अनडिज़ायरेबल चेंज क्या होता है। हमने कुछ केमिकल चेंजेस जैसे कि कंबस्शन, रस्टिंग एटसेट्रा को भी डिस्कस किया और हमने लास्ट में उन नेचुरल प्रोसेसेस के बारे में भी डिस्कशन किया जो कि स्लोली हमारे एनवायरनमेंट को एक शेप देते हैं। थैंक यू वेरी मच।